सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन है अभिलाषा हिंदी एकेडमी में। हम देख रहे हैं एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सेट यूथ कंपटीशन के द्वारा जो निकाली गई है। 2018 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2018 का एलटी ग्रेड का ये पेपर है जिसके हम लोगों ने अब तक इस प्रश्न पत्र के 72 प्रश्न देख लिए हैं। 73वें प्रश्न से आज की कक्षा हम देखेंगे। और हाँ, जो भी लोग यूजीसी नेट क्वालिफाइंग हो या पीएचडी जिनकी कंप्लीट हो गई हो, उन लोग के लिए सहायक आचार्य के फार्म निकल चुके हैं और आज से वो फार्म शुरू हो गए हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर भर लें और अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। कोई प्रश्न हो, कोई सूचना जानना हो, कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और मेरे एफबी पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी प्रश्न आपको पूछना हो मैं अवश्य सबके प्रश्नों के जवाब देती हूँ वहाँ पर। और इस चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। पहला प्रश्न है आज की कक्षा का यानी कि 73वां प्रश्न है 2018 के प्रश्न पत्र का। चिक करही मरकट भालू छलबल करही जेहि खल छीजहि। पंक्ति में काव्य गुण है। इन पंक्तियों में ओज गुण है। चिक करही मरकट भालू छलबल करही जेहि खल छीजहि। पंक्ति में ओज गुण है। ओज गुण का लक्षण है चित्त के विस्तार की हेतुभूत दीप्ति ओज गुण कहलाती है। इसमें उत्साह और वीरता का वर्णन होता है। प्रसाद गुण ऐसे सरल एवं सुबोध पद जिनको सुनते ही अर्थ की प्रतीति हो जाए प्रसाद गुण कहलाते हैं। जैसे सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। इस पंक्ति में प्रसाद गुण है। और माधुर्य गुण कानों को प्रिय लगने वाले काव्य में माधुर्य गुण होता है। इसमें प्रेम एवं दाम्पत्य जीवन का वर्णन होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय, इसमें माधुर्य गुण है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद होगा तो ऋक धन वेद, ये संधि विच्छेद सही होगा ऋग्वेद का। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ऋक धन वेद। काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? तो उपमा अर्थगौरव और पद लालित्य के दृष्टि से स्वीकार किए जाते हैं। महाकवि माघ को उपमा अर्थगौरव तथा पद लालित्य तीनों गुणों से विभूषित किया गया है। ये श्लोक है उपमा कालिदासस्य भारवी अर्थगौरवम दंडिना पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। मद माता में कौन सा समास है? तो मद से माता हुआ, मद के कारण माता हुआ, इसमें होगा तत्पुरुष समास। मदमाता में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद उत्तर पद प्रधान होता है। मदमाता का विग्रह होगा मद से माता। इसका अन्य उदाहरण होगा कष्टापन्न अर्थात कष्ट को आपन्न प्राप्त। सराहत सर से आहत, मुँह मांगा मुँह से मांगा, माधव सा माधव, लक्ष्मी का धवती। अव्ययी समास का पहला पद प्रधान या अव्यय होता है। जैसे प्रतिदिन, यावत, जीवन आदि। कर्मधारय जिस समास में विशेषण विशेष में उपमान का भाव प्रकट हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीलगाय, प्रियसखा, परमेश्वर आदि। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे गाय बैल, भाई बहन, माँ बाप इत्यादि। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता है इसमें से दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता यह है कि दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, इस उदाहरण में माता तथा पिता दोनों पद प्रधान हैं। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है तथा तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पाणिपादम का विग्रह होगा पाड़ी च पादव च। पाणिपादम का विग्रह होगा पाड़ी च पादव च। इस पद में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। षडानन का संधि विच्छेद होगा सट धन आनंद। सट धन आनंद ऑप्शन सी में दिया हुआ है। षडानन का संधि विच्छेद होगा सट धन आनंद होगा जिसमें व्यंजन संधि कहते हैं। क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व में से कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक धन गज दिग्गज, षट धन दर्शन षडर्शन, अच धन अंत अजंत, वाक धन जाल वाकजाल,
और तत् धन रूप तद्रूप। अब भाषा विज्ञान से प्रश्न शुरू होंगे। मगही किस भाषा की बोली है? तो मगही बिहारी बोली है। मगही बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली है। इसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी आती है। हिंदी की अन्य उपभाषाएं बोलियां हैं राजस्थानी। राजस्थानी के अंतर्गत जयपुरी, मेवाती और मालवी आती है। पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य चीनी भाषा परिवार से है, जबकि सेमेटिक, हेमेटिक परिवार, काकेशियन परिवार और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार सभी असंगत है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन माना जाता है? तो सोस्यूर को आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक सोस्यूर हैं। सोस्यूर की प्रसिद्ध पुस्तक कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैसाची बोली से है? तो पैसाची से पंजाबी का संबंध है। आधुनिक भाषाओं में पंजाबी भाषा का संबंध पैसाची अपभ्रंश से है। राजस्थानी सौरसेनी से बोली जाती है, गुजराती भी सौरसेनी से, और बंगाली और बिहारी मागधी से बोली जाती है। इन सब को बोलियों पर मैंने बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ। एक बार भाषा विज्ञान का क्रम विकास देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। रीवा, सतना, शहडोल, बघेली के क्षेत्र हैं। बी है वर्धा की राष्ट्रभाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। सी है खड़ी बोली का एक अन्य नाम कौरवी है। और डी है राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ। अभी हम लोगों ने पढ़ा पैसाची से पंजाबी भाषा का विकास हुआ, अर्थात यही कथन असत्य है। दिए गए कथनों में से असत्य कथन राजस्थानी उपभाषा का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है, ये कथन असत्य है, जिसका सही रूप इस प्रकार होगा राजस्थानी उपभाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से हुई है। अर्धमागधी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी की। मागधी से मैथिली, मगही, भोजपुरी की। सौरसेनी से ब्रजभाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी की। और ब्राचर से सिंधी, लहंदा और पंजाबी की का विकास हुआ है। देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव दिया था काका कालेलकर ने। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी का सुझाव सावरकर बंधुओं द्वारा दिया गया था, परंतु विकल्प न होने के कारण काका कालेलकर सही उत्तर होगा, क्योंकि ये सुझाव समिति की अध्यक्षता काका कालेलकर द्वारा ही की गई थी। तो सही उत्तर तो इसका होगा सावरकर बंधु, परंतु काका कालेलकर इसका उत्तर माना गया था आयोग द्वारा। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उसे कहते हैं स्वनिम। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें स्वनिम कहते हैं, जबकि ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न है झांसी, जालौन, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? तो झांसी, जालौन और हमीरपुर में बुंदेली भाषा प्रचलित है। झांसी, जालौन, हमीरपुर में बुंदेली बोली है, जबकि कन्नौज, इटावा, हरदोई, कानपुर में ब्रजभाषा, मथुरा, आगरा में प्रचलित है। व्याकरण, लिंग, वचन, कारक और विराम चिन्ह के प्रयोग से प्रश्न आएंगे। भय, गैल, भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा ए भोजपुरी भूतकालिक क्रियाएं हैं। गैल, भैल आदि भोजपुरी बोली की भूतकालिक क्रियाएं हैं, जबकि अन्य सभी अवधि, वर्तमान कालिक, ब्रजभाषा, भूतकालिक तथा बुंदेली भविष्यकालिक तीनों असंगत हैं। यानी कि गैल, भैल आदि भोजपुरी की भूतकालिक क्रियाएं हैं। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसमें से मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जबकि बंगला, पंजाबी और गुजराती की अलग लिपियां हैं।
मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, नेपाली भी लिखी जाती है। जबकि पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में, गुजराती लिपि में और बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? क व्यंजन अल्पप्राण, अघोष, स्पर्शी, कंठी ध्वनि है। क व्यंजन के विषय में अल्पप्राण, अघोष, स्पर्श, कंठ ध्वनि सही है, जबकि अन्य सभी त्रुटिपूर्ण है। ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? ये तालव्य ध्वनियां हैं, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां, इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत सर्वत्र किया जाता है। दोनों महाप्राण ध्वनियां हैं। इसका उत्तर होगा बी। ये मूर्धन्य ड ढ ध्वनियों के विषय में शुद्ध कथन है, ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियां हैं। मूर्धन्य और उच्छिप्त ध्वनियां हैं ड ढ, और इन्हें आगत व्यंजन भी कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से स स स व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ऊष्म व्यंजन इन्हें कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से श स स व्यंजन ऊष्म व्यंजन है, जबकि य र ल व अंतस्थ व्यंजन तथा च छ ज झ इया तालव्य व्यंजन है। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है तालव्य। जो इसका नाम तालु इसका सूत्र है। तालव्य व्यंजन च छ ज झ इया, कंठ क ख ग घ, अंगा, मूर्धन्य ट ठ ड ढ अड़ा, ओष्ठ्य प फ ब भ म। हिंदी में अनुसार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुसार य ध्वनि का सूचक नहीं है, जबकि अंगा, इया, अड़ा ये अनुस्वार ध्वनियां हैं। हिंदी में पंचामक्षरों अंगा, इया, नड़, न, म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जबकि य और व अर्धस्वर हैं, अतः यह अनुस्वार का सूचक नहीं है। कहत, नटत, रीझत, खीझत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन नहीं सौ बात। उपर्युक्त दोहे में एक मुख्य क्रियापदों की संख्या है। तो इसका उत्तर होगा सी, यानी कि 7 क्रियाएं हैं। कहत, नटत, रीझत, मिलत, खिलत, लजियात, ये भरे भवन में करत है नैनन ही सौ बात। इस दोहे में 7 मुख्य क्रियाएं हैं। कहत मतलब कहना, नटत मतलब नकारना, रीझत मतलब रीझना, खीझत मतलब खींचना, मिलत मतलब मिलना, खिलत मतलब खिलना, लजियात मतलब लजाना, जबकि एक गौड़ क्रियापद बात करना है। तो इस तरह से इसमें इस दोहे में 7 क्रियाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें से सौतेला इसमें से विशेषण है। सौतेला शब्द विशेषण है, जैसे सौतेला भाई, जबकि मेजपूस, मिठास और सरलता तीनों संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम कौन नहीं है? 10 गुना इसमें से सर्वनाम नहीं है, जबकि कौन, कोई, उसने ये सभी सर्वनाम है। 10 गुना शब्द संख्यावाचक विशेषण है, जबकि कौन, कोई, उसने तीनों सर्वनाम है। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये संज्ञा के भेद के लिए किया गया है। कुछ हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग संज्ञा के भेद के लिए प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के निम्न भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सभी संज्ञा के भेद हैं। अब अगला हमारा सेक्शन शुरू होगा, मतलब प्रश्नों का। शब्द पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य शुद्धि के लिए। तो ये हम अगली कक्षा में देखेंगे, कल शुरू करेंगे इसे। तब तक आप सभी से अनुरोध है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और इससे कोई भी प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।